ओके। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अपना थोड़ा रिवाइज कर लें और नेक्स्ट पार्ट। हाँ, मैंने वो जो आपने इन्वोक करने को बोले थे, गणेश जी और कार्तिक स्वामी जी, और उन जो उनकी फीमेल एनर्जी है, मेल एनर्जी, उनको इन्वोक करके, और उसके बाद वो मैंने मेडिटेट ट्राई किया सर। सही। इंस्टेंट इंस्टेंट आई कुड सी अ डिफरेंस। आई मीन मर्म पॉइंट्स भी ऐड किए मैंने उसमें, लेकिन उसको एक्सपैंड भी किया मैंने, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा ये नी में डिस्कम्फर्ट था, ओके। तो इट जस्ट वैनिश्ड उसके बाद, एंड इट डिडंट टेक लॉन्ग, 3-4 minutes, एंड देन इट जस्ट वैनिश्ड, एंड आई वाज लाइक एम आई ड्रीमिंग। थोड़ा पैर वैर हिला हिला के देखा कि बिल्कुल ही नहीं, मतलब इट जस्ट फेल्ट लाइक वो एग्जिस्ट ही नहीं हुआ वो पेन। ऑल द इंटेंशन वाज, जैसे आपने कहा, फॉर एवरीवन। नहीं देखिए, मैंने नोटिस करा, मतलब ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं जैसे अपनी हीलिंग कर रहा हूँ, तो मैंने देखा कि मैं मेरी हीलिंग कर रहा हूँ तो उसके रिजल्ट्स जो हैं मुझे थोड़े कम मिल रहे थे। बट जब वही चीज दूसरों की हीलिंग कर रहे हैं तो वो फास्ट रिजल्ट दे रहा है। तो मैंने उसको ऐसे सोचा कि जैसे हमारे यहाँ जो है ये रामचंद्र जी जो है, उनकी वाइफ को कोई लेकर भाग गया तो उनको भी ये भी नहीं पता कि कौन लेकर के आया है क्या है, वो सारा पार्ट नहीं पता। तो वो सालों साल ढूंढते रहते हैं, इधर से उधर जाते रहते हैं। तो दी एंटायर प्रोसेस, जब सीता जी का किडनैप हुआ और जब तक उनको वापस रिकवर करा, उस सब में 4 साल का पीरियड निकल गया। तो अब वो 4 साल में कितना टाइम उन्होंने ढूंढने में लगाया, और कितना, और युद्ध हुआ मेरे ख्याल से शायद 18 दिन का मैक्सिमम युद्ध था। तो 18वें दिन वो पुष्पक से बैठ के और तुरंत ही कुछ मिनट या सेकंड्स के अंदर वो वहां पहुंच गए, वापस अयोध्या में। तो 18 दिन अब रिवर्स इंटीग्रेट करते जाइए कि सबसे पहले मतलब जो जिस दिन उनके 14 वर्ष पूरे हो रहे थे, उस दिन ही वो वहां से फ्लाइट लेकर अयोध्या वापस आए। उससे 18 दिन पहले युद्ध चला। उससे 18 मतलब उससे कितने दिन पहले वो उन्होंने राम सेतु बनाया। उसके बाद कितने दिन वहां पे कैंप करा, फिर उन्होंने दूत भेजा, ऐसे करके आप पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और फिर वो 4 साल, जिस दिन वो किडनैप हुए, तो किडनैप होने के कितने दिन बाद तक वो ढूंढते रहे। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जब उसको बोलते हैं कि ये तो भगवान थे, अरे भगवान थे तो पहली बात तो उठा ही नहीं सकता था कोई भी। ये अगर भगवान थे तो कोई भी उठा उठा कैसे सकता है भगवान के हिसाब से। पर वो भगवान नहीं थे, वो इंसान थे। तो उनके जो चैलेंजेस थे वो भी इंसानों वाले थे, और उनके जो सॉल्यूशन थे वो भी इंसानों वाले थे। उन्होंने काम ऐसा करा जो काम भगवान भी नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको भगवान कहा। अब इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है? सबसे पहले एक मदर का कंट्रीब्यूशन है, जिसने ऐसी संतान को पैदा करा जिसके अंदर फिनोमिनल पावर्स थी। फिर उसकी अपब्रिंगिंग को देखेंगे कि उसने ऐसी अपब्रिंगिंग थी कि बच्चे को किसी भी सिचुएशन में मतलब जो मॉरल एजुकेशन जो है उसमें बेंचमार्क है श्री राम। उनसे ज्यादा अच्छी मोरालिटी का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे पूरे उसमें। कृष्ण जी का मोरालिटी और रामचंद्र जी की मोरालिटी में जमीन आसमान का फर्क है। तो रामचंद्र जी की जो मदर थी, सोचिए उन्होंने अपने बच्चे को कैसी एजुकेशन दी होगी कि ना तो उसके पास ताकत की कमी थी, ना ही राइट और रॉन्ग के जस्टिफिकेशन की कमी थी, ना ही कभी भी किसी भी सिचुएशन में उसने कोई गलत पाथ लिया। तो उन्होंने अपने बच्चे को गर्भ काल के पहले से कितना इमेजिन करा होगा कि गर्भ काल में आने के बाद 1 सेकंड के लिए भी कोई नेगेटिव थॉट नहीं आने दिया। और ये एक जगह डिस्क्राइब्ड है कि जब वहां पर ये बोला गया, तो जब वो उन्होंने ये बोला कि जब इनका वो क्या था, वो रामचंद्र जी और सीता जी का जो सुहागरात था, तो उस टाइम पर उन्होंने उनको बोला कि मैंने मेरी मदर का पेन फील करा है। मेरी मदर के मतलब मेरी 3 मदर हैं, तो मेरी मदर का जो सौत वाला जो एस्पेक्ट होता है, मैंने वो फील करा है वो पेन। तो मैं आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं हमेशा एक पत्नी व्रतधारी रहूंगा। अब ये सोशल स्टेटस को ऑब्जर्व करना
उसके पेन को फील करना और उसको अपने आगे ना बढ़ने देना, उसका बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। और वाल्मीकि रामायण में तो इतने खूबसूरत तरीके से दे रखा है जिस तरीके से इसमें नहीं लिखा हुआ। तुलसीदास जी वाली रामचरितमानस जो है, उसमें वो चीज बिकॉज ऑफ लैंग्वेज इश्यूज एंड ऑल दैट वो बहुत अच्छी तरह से नहीं आता। और तुलसीदास जी की रामचरितमानस जो है वो परब्रह्म श्री राम इस आधार पे बनी हुई है, जबकि वाल्मीकि रामायण जो है वो राजा राम के तौर पे बनी हुई है। तो हर जगह अप्रोच का डिफरेंस है। वो भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को माथा टेक रहे हैं, ये वाल्मीकि रामायण का वो है। और वो स्वयं भगवान है और सारी जितने भी भगवान है वो उनको प्रणाम कर रहे हैं, ये तुलसीदास जी के रामचरितमानस का है। तो दोनों जगह सब्जेक्टिव डिफरेंस है। तो हम मानते दोनों को सेम है, बट उसमें बहुत फर्क है। और फिर जो एरर काउंट है या जो किसी ने उसके अर्थ का अनर्थ कर दिया वो एक अलग पार्ट है। बट राम इटसेल्फ इज ए लाइव एग्जाम्पल जो कि मोरालिटी का है। तो अगर हमें बच्चों को एक्सेप्शनल बनाना है तो हमें उन्हें राम का चरित्र पढ़ाना चाहिए और बार बार वो वाले उदाहरण को देखते रहना चाहिए कि उन्होंने कौन सी चीज को कैसे काउंटर करा। राम का सब जगह जो सोचने का तरीका था वो कैसे था, राम आए और उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी को कोई ले गया, फिर वो पागलों की तरह इधर से उधर जंगलों में भटकते रहे, कौन ले गया कौन ले गया, पेड़ पौधे ये वो सब जगह वो पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो एक जगह लक्ष्मण जी कहते हैं क्या आपने पागलों वाली हरकतें करनी शुरू कर दी है, कौन पेड़ पौधों से पूछता है। तो अब राम की वो संपत्ति थी सीता, और वनवास में 14 साल में से 10 साल हर दिन हर रात वो दोनों साथ साथ रहते थे, साथ साथ बात करते थे। तो सोचे कि किसी का हनीमून पीरियड अगर 10 साल का हो तो वो कैसे रोज के चैलेंजेस को, कोई ऐसा तो नहीं था कि उनको जॉब पर जाना था या सैलरी कमाने जाना था, बट जहां भी जाना था वहां वहां पर वो जाते गए। लेकिन उनका जो कंपेनियनशिप था वो 10 साल का था। उससे पहले 3-4 साल उनकी शादी को, मतलब वो गौना होने वाली प्रक्रिया अगर उसको ले रहे तो 3-4 साल तो 14 साल राम और सीता साथ साथ रहे। तो हर समय जो व्यक्ति साथ में रहता हो सडनली उसे कोई उठाकर ले जाए तो वो पेन कैसा होगा। और अब वो पेन था, फिर गुस्सा था क्योंकि उन्होंने सीता को मना करा कि भाई आप जो है ये वाले लाइन को मत क्रॉस करना, ये सोने का हिरन नहीं होता है। पर वो महिलाएं हैं, वो सुनती समझती नहीं है, तो वो क्या करे, वो सरेंडर करके ठीक है जैसे तुम कहते हो वैसे तुम्हारी खुशी के लिए मैं करता हूं, और वो चल दिए। अब सामने वाले की खुशी के लिए इतना गम झेलना पड़ेगा, वो कितना डिफिकल्ट टास्क है। बट राम ने उस पार्ट को पूरे कहीं भी एपिक में नहीं डिस्क्राइब करा। जब सीता उनके सामने आ गई और वो पूरा युद्ध जीत के रावण को मार के फिर सीता को बुलाया, तो फिर उन्होंने वहां पर अपशब्दों का प्रयोग करा। और वो अपशब्द जो थे वो इस बात के लिए नहीं थे कि वो जो है वो, उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूं यहाँ पर, मैं उस प्रत्येक महिला के लिए आया हूं जिसको कोई व्यक्ति उठाकर ले गया। ये प्रक्रिया ही मुझे पसंद नहीं है। अगर व्यक्ति इस बात के लिए हर समय चिंतित रहेगा, क्योंकि राम राजा थे, तो अगर व्यक्ति हर समय इस बात के लिए चिंतित रहेगा कि सुबह वो काम पर गया और शाम को वापस आया और उसकी पत्नी घर पर नहीं है, तो वो काम पर जाएगा ही नहीं। अब राजा के लिए जो प्रजा जो है वो एक वर्क फोर्स के जैसी भी है। तो अगर वर्क फोर्स इनसिक्योर्ड होगी तो राजा राज किस पे करेगा। तो वहां पर उन्होंने उस पार्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करा और उसके लिए उन्होंने कहा कि मैं ये टेम्परेरी कोई सॉल्यूशन नहीं बना रहा कि मैं हनुमान के ऊपर बैठूं और उड़ के लंका पहुंचूं और रावण को मारूं, या हनुमान को बोलूं कि तुम उठा के ले आओ या तुम मेरे को ले चलो मैं वहां से अपने साथ में ले आता हूं। नहीं, इट हैज टू बी अ स्टेबल सॉल्यूशन फॉर जनरेशंस। ये पुल बना है, इसलिए बना है ताकि जब जब किसी को कुछ भी खराब करने का इमेजिनेशन आए तब तब उसे ये पुल याद रहे कि एक आदमी पुल बनाकर मारने आया था। और मैं और लक्ष्मण, मतलब वो दो भाई थे, संपत्ति के नाम पे उनके दो धनुष बाण, और वो आए, रावण अपने घर में था, पूरे परिवार के साथ था, उसके एक एक करके हर परिवार के व्यक्ति को मारा और हर बार ये कहा सरेंडर कर दे नहीं तो मरना पड़ेगा। तो जो कहा वो करके दिखाया, उसको वेलौर कहते हैं।
तो जब आप उस शक्ति को अपने बच्चे में धारण करो और फिर उसके बाद उसको पूरा गाइड करो कि हाँ ये अब इस टाइम पर ऐसे ऐसे करना है, तब आपको ये चिंतन पता चलता है कि ये कैसे होता है। फिर दूसरे सीन पर आते हैं। दूसरे सीन में क्या हुआ, सीता जी को राम जी ने वनवास दे दिया। उस समय वो प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो सीता जी नेगेटिव सोच सकती थी, पर उन्होंने उस टाइम फ्रेम में जितने समय का उनका प्रेगनेंसी का पीरियड था, उन्होंने राम के गुणों का चिंतन करा। इतना चिंतन करा ईश्वर की तरीके से, इतना चिंतन करा कि लव और कुश, वो शायद 8-9 साल के थे या 10-12 साल के होंगे, मुझे एग्जैक्ट वो नहीं जाते उनकी एज। उन्होंने राम की पूरी सेना जो रावण को परास्त करके आई थी, उसको अकेले दोनों भाइयों ने हरा दिया। कहीं कहीं तो सिंगल हैंडेडली हरा दिया। ये एक भाई नहीं था तो दूसरे भाई ने आधी सेना। तो जब वो वाला पार्ट हुआ, तो उन्होंने बोला कि भाई एक बात याद रखना कि इनके ना कपड़े उठाने हैं, तो कोई भी व्यक्ति को ऐसे मत मारना कि उसका रक्त जो है कपड़े पे जाए, क्योंकि हम अपनी मदर को ये क्लोज गिफ्ट करेंगे। तो आप सोचिए कि जो व्यक्ति जो है मेघनाद को हरा कर आया, जो व्यक्ति तमाम बड़े से बड़े योद्धा को हरा कर आया, उसको राम के बच्चों ने क्षण भर में पराजित कर दिया। और ऐसे नहीं पराजित करा, सबको मारकर बेहोश कर दिया, ताकि उनका खून न लगे कपड़ों पे, क्योंकि मदर को कपड़े गिफ्ट करने हैं। कि देखो आप बात करते थे ये बहुत बड़ी पराक्रमी सेना है, हम तो इस सेना को हंसते हंसते आ गए। तो राम का चिंतन करने से उनके बच्चों के अंदर गुण आए, राम के प्रमुख गुण। अगर सीता जी उस टाइम पर जो है राम को कर्ज करना शुरू कर देते, बहुत ही बेकार आदमी है, किसकी बातों में आ गई, मेरा जीवन ही खराब हो गया, इस प्रकार से अगर राम का वो चिंतन करते, तो उसके बच्चों में दुर्गुण ही आते। और उन दुर्गुणों की वजह से वो बच्चे वो नाम पाते ही नहीं जो राम का नाम था। इसलिए लवकुश का जो पावर, और वो जो है, ये पाकिस्तान के पास में लाहौर जगह है, लाहौर के राइट साइड का जितना भी पोर्शन था, वो लाहौर का नाम ही लव के ऊपर पड़ा था। लव से लाहौर टर्म बनी है। और कुश जो है ये कुशीनगर है, जो अयोध्या के राइट साइड में। तो अयोध्या का लेफ्ट साइड और अयोध्या का राइट साइड, ऐसे करके पूरी अर्थ को दो पार्ट में बांटा गया, अयोध्या को सेंटर मानकर। तो इस प्रकार से वो लव कुश का राज्य बना था। ऐसे ही बाकी जो राम के भाई थे, उनकी बाकी जगह के तौर पर जो है वो जगह थी। लखनऊ जो है वो शायद लक्ष्मण के लिए नाम था उसको। तो ऐसे करके मतलब तेरा, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है इस बात का कि बाकी बच्चे और बाकी भाइयों की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज थी, बट इस तरीके से उन्होंने पूरा अर्थ का डिवाइड करा था। तो मेरे कहने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि ये पूरी प्रक्रिया में जब हम चीजों को जिस प्रकार से ऑब्जर्व करते हैं, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को अपने भीतर रखते हैं, तब वो ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट सेंट्रिक होते हैं। तो राम ने सुग्रीव को देखकर उसके पेन को जाना, अरे इसके साथ भी वही पेन है जो मेरे साथ है, मेरी पत्नी को खोने का। तो उन्होंने उस पेन को टारगेट करके बोला भाई बाली को तो मैं निपटा दूंगा, पर कोई इसके कॉन्स्टेंट्स हैं तो बताओ। तो उन्होंने बोला कि इनके ये कॉन्स्टेंट है कि सामने वाले को देखकर उसकी आधी शक्ति ले लेते हैं। तो राम ने कहा ठीक है, मैं इसको छिपके मार दूंगा। ऐसे व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है जो अपने छोटे भाई की पत्नी को ही हर ले। तो उन्होंने सुग्रीव की प्रॉब्लम सॉल्व करी, बदले में सुग्रीव की पूरी सेना राम के साथ आ गई, और राम अपनी पत्नी को ला पाए। तब मुझे समझ में आया कि हमारे यहाँ जितनी भी चीजें दे रखी हैं, जब आप दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो आपके अंदर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी जनरेट होगी। तो हीलिंग में मैंने इस फॉर्मूले को ऐसे यूज कर लिया। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी, मतलब मैंने ये टेक्स्ट पढ़े और इस तरह से उस टेक्स्ट को ऑब्जर्व करा। अब इट इज नॉट रिटन एनीवेयर कि जैसे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो वैसे के वैसा नहीं लिखा हुआ है, बट इतना तो मैं सोच ही सकता हूँ कि हाँ भाई यहाँ पर जो चीज दे रखी है, मैं उसको किस प्रकार से यूज कर सकता हूँ। तो मैंने देखा कि जब भी मुझे अपनी हीलिंग करने में प्रॉब्लम होगी, मैं सबकी हीलिंग कर दूं। कि उस समय पूरे पृथ्वी पे जिस किसी व्यक्ति के पैर में दर्द हो रहा है, मैं उसकी क्लीनिंग और हीलिंग कर दूं। ये टारगेट करते ही मेरा अपना पेन कम होना शुरू हो जाएगा।
जब जब आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भारत को टारगेट करके, ब्राह्मणों को टारगेट करके, ऋषि परंपरा को टारगेट करके हम उस सबको ठीक करने की कोशिश करें, सो दैट कि हमारा पार्ट जो है वो अपने आप ही रिलीव हो जाएगा, क्योंकि वो डेक्सटेरिटी बिल्ड करने का पार्ट होता है। आप कभी भी किसी दूसरे को कोई सलाह दीजिए, बड़ा आसान होता है किसी को भी सलाह देने के हिसाब से, बट वही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, जब आपको अपने लिए डालना हो तो वही सलाह आप खुद अपने लिए नहीं लेते। बट जब चार लोगों को सलाह देने के बाद उनकी लाइफ पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं, तब आप अपने ऊपर वो चेंज अप्लाई करते हैं। अदरवाइज सलाह सिर्फ देने के लिए होती है, लेने के लिए नहीं होती। तो मैं जब कभी कहीं हीलिंग और उसके तौर पे बात करता हूँ, तो मैं वो, अब क्योंकि मेरे पास ज्यादातर वो लोग आते हैं जो अपनी फील्ड में बहुत सीनियर है, तो मैं उनको सबको ये बोलता हूँ कि मैंने कहा देखिए एक काम करिए, एक 500 का नोट लीजिए और अपनी नीचे की जेब से ऊपर की जेब में डालिए, और अब ये मानिए कि आप जो है वो किसी से कंसल्टिंग नहीं, आप अपने आप से कंसल्टिंग ले रहे हैं, आपको पैसे मिल गए हैं इस बात के। तो जब आप अपने आप से कंसल्टिंग लेंगे तो आप वही चीज आइडेंटिफाई करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे करके ये वाला पार्ट होता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का क्लास। तो आपने फीडबैक दे दिया, हाँ राइट ठीक है। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस सर। सो मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट्स को इन्वोक करा। 5 एलिमेंट से मेरे वर्ण बने, जो जिसको हम साउंड कहेंगे। तो थॉट्स एंड साउंड जो है वो इस डोमेन में आते हैं। मैं इसको कैसे बोलूंगा, यहाँ पर मैं थॉट्स और थॉट से साउंड बनती है। तो मैं जो विचार करता हूँ, विचारों से शब्द की उत्पत्ति होती है। शब्द की उत्पत्ति जो होती है उसको हम वर्ण कहते हैं। ये वर्ण जो है वो स्वर और व्यंजन के तौर पर होते हैं। स्वर और अर्ध स्वर जिनको कहते हैं। और कॉन्सोनेंट्स जिनको हम व्यंजन कहते हैं। एक्चुअली इनका जो टर्म है वो प्राण है। एक को स्वर कहते हैं, एक को प्राण कहते हैं। तो ये 25 आपके 26 स्वर होते हैं और 25 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं जिनको हम प्राण कहते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से हमारे शब्द बनते हैं, वर्ड्स। इनके कॉम्बिनेशन से हमारे वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स और मीनिंग्स को समझते हुए उनके कॉम्बिनेशन से हमारे सेंटेंसेस बनते हैं। मल्टीपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करके हमारे पैराग्राफ बनते हैं। मल्टीपल पैराग्राफ जो मीनिंगफुल, अब इसमें मीनिंगफुल टर्म बाय डिफॉल्ट सब जगह आता है। मतलब मेरे 5 एलिमेंट्स जो हैं वो मीनिंगफुली कनेक्ट करने पर शब्द को उत्पन्न करते हैं। शब्द से स्वर और व्यंजन उत्पन्न होते हैं। स्वर और अब यहाँ पर मीनिंगफुल हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज यहाँ पर एक दूसरा पार्ट क्या है, जो भी साउंड है उससे दो तरीके की साउंड जनरेट होती हैं। पहली मीनिंगफुल साउंड्स और दूसरी नॉन मीनिंगफुल साउंड्स। आवाज तो बहुत सारी है ना, गाड़ी का हॉर्न भी बज रहा है। तो जो मीनिंगफुल साउंड्स हैं ये वो हैं जो फिक्स साउंड्स हैं। ये फिक्स्ड साउंड्स जो हैं इन्हीं को स्वर और व्यंजन के तौर पर हम डिफाइन करते हैं। तो टोटल जितनी भी साउंड है उसकी हम बात नहीं कर रहे। वो साउंड जो कि मीनिंगफुल है और फिक्स्ड है उसमें स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति होती है। उस स्वर और व्यंजन की उत्पत्ति को हम टारगेट करके अपना सेंटेंस, अपना पैराग्राफ और मल्टीपल पैराग्राफ से मिलकर एक चैप्टर बनता है। मल्टीपल चैप्टर से मिलकर एक बुक बनती है। अगेन एवरीथिंग इज मीनिंगफुली फिक्स्ड।
मल्टीपल बुक से मिलकर एक सब्जेक्ट बनता है, मल्टीपल सब्जेक्ट से मिलकर हमारी लाइफ कंप्लीट होती है। सो लाइफ में कितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइफ जो है अपने आप को पंच तत्वों में विलीन करते हैं। तो जब कभी कोई व्यक्ति मरता है तो हम उसको पांच तत्वों के तौर पर ही ऑब्जर्व करते हैं। ये पांच तत्वों से हमारा, जब हम लिविंग मीनिंगफुली कंबाइंड होने पर लिविंग एंटिटी से कनेक्ट करते हैं तो हमारे भीतर सेल की उत्पत्ति होती है। एक, अब सेल हम किसको कहते हैं? एक स्पर्म सेल, एक आपका एग, और उससे बनता है जाइगोट। ये जाइगोट जो है सेल बनाता है, ठीक है। ये सेल जो है, ये मीनिंगफुली कंबाइंड करने के बाद में सेल जो है वो टिश्यू फॉर्म में जाते हैं, मल्टीपल सेल मिलकर टिश्यू बन जाते हैं। तो अब एक जाइगोट जो है वो 100 ट्रिलियन सेल बनाता है। 100 ट्रिलियन सेल कुछ जो है टिश्यूज बनाते हैं, वो कुछ टिश्यूज मिलकर एक साथ एक ऑर्गन बनाते हैं, वो कुछ ऑर्गन मिलकर एक साथ एक सिस्टम बनाते हैं, वो कुछ सिस्टम मिलकर मेरा इंटर सिस्टम, मतलब कौन सा सिस्टम काम करेगा कौन सा नहीं करेगा उसका डिसीजन मेकिंग जो है वो इंटर सिस्टम काम करता है। इस इंटर सिस्टम से मिलकर मेरा पूरा शरीर बनता है। वो शरीर जो है, जैसे वो जो स्पर्म और हम एग की बात कर रहे थे, वो शरीर जो है दूसरे शरीर के साथ मिलकर एक परिवार बनाता है। अब ये सेलुलर रिप्रोडक्शन को अगर स्टडी करना है तो मुझे ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्रोसेस को स्टडी करना है। ऐसे करके वो ह्यूमन सिस्टम जो है वो सोसाइटी की फॉर्मेशन बनता है। मतलब अलग अलग परिवार जो बने, हर परिवार मिलकर एक समाज का एक हिस्सा होता है। वो समाज जो है वो एक राष्ट्र बनाता है। मल्टीपल राष्ट्र इस पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल। तो ये जो पृथ्वी जो है ये एक सौर मंडल का पार्ट है। इस सौर मंडल को हम गैलेक्सी मानते हैं कि मतलब ये सौर मंडल, मल्टीपल सौर मंडल जो है वो एक गैलेक्सी में कन्वर्ट होते हैं। मल्टीपल गैलेक्सीज एक मिल्की वे में कन्वर्ट होती है, और मल्टीपल मिल्की वे से एक यूनिवर्स बनता है। ये यूनिवर्स अपने आप को पांच तत्वों में वापस से बाइफरगेट कर लेता है। तो मैंने ऑब्जर्व करा कि हमारा जो यूनिवर्स का प्रोसेस जो है उसमें मल्टीपल जो एस्पेक्ट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं वो रिपीटेटिव हैं। मतलब मुझे अगर एक बॉडी को स्टडी करना है तो मुझे दो बॉडी स्टडी करनी है, एक मेल बॉडी एक फीमेल बॉडी। उससे मैं टोटल क्रिएशन का प्रोसेस समझ सकता हूं। अब हमारे यहां उसको कैसे बोला? श्री सूक्त और पुरुष सूक्त। पूरे ब्रह्मांड को एक मानकर उसके दो पार्ट कर दिए, एक श्री सूक्त बना दिया, एक पुरुष सूक्त बना दिया। उन दोनों को मर्ज कर दीजिए तो आपको पूरे यूनिवर्स के काम करने का तरीका पता चल जाएगा। उसकी एनर्जी जो है वो क्रिएट करने के हिसाब से पता चल जाएगा। सो पूरी यूनिवर्स का जो क्रिएटर जो है उसको एक मैस्कुलाइन आइडेंटिटी और एक फेमिनाइन आइडेंटिटी मान लिया। अब मैंने क्या करा पूरे प्रोसेस में, उसको जब एक आइडेंटिटी माना तो ये मैंने एक स्त्री, अब वो जो श्री सूक्त था मैंने उसे ऑब्जर्व करा तो मुझे स्त्री सूक्त मिला। वो श्री नहीं था, स्त्री था। तो मैंने इसको लिखने के तरीके में भी ऐसे करके चेंज कर लिया, स्त्री लिख दिया। अब ये स्त्री और ये पुरुष, ये दोनों सूक्त हो गए। 16 इधर है और 16 इधर है। इन दोनों को मर्ज करके मैं फिर से 16 बना सकता हूं। एक श्लोक इसका एक श्लोक इसका, दोनों को मर्ज कर दिया तो एक श्लोक डबल उसके तौर पे मेरे पास आ गया, चार पार्ट में, दो पार्ट इधर दो पार्ट उधर उसके तौर पे। ऐसे करके मैंने दोनों को मर्ज करके एक 16 का वो बना दिया। अब ये जो स्त्री पुरुष को मर्ज करा इसको मैंने तीन पार्ट में डिफाइन कर लिया। पहला पार्ट मैंने लेकर चला शिव और शक्ति। दूसरा पार्ट लेकर चला वो विष्णु और लक्ष्मी। तीसरा पार्ट लेकर चला ब्रह्मा और सरस्वती।
तो अगर मेरे पूरे सिस्टम में इस प्रकार से एक स्त्री सूक्त और पुरुष सूक्त है, तो मैं इन सारे सूक्त को आइडेंटिफाई कर सकता हूं और इनको कंबाइंड भी कर सकता हूं। जैसे जैसे मैं इनको कंबाइंड करता जाऊंगा, मुझे वो हर जगह वो उसको 16 पर ही बाइफरगेट करना है। मैं मंत्रों को जोड़ सकता हूं, क्योंकि मैंने एक इंटेंशन डाला कि ये पूरा यूनिवर्स जिसको हम स्त्री और पुरुष के रूप में देख रहे हैं, वो ब्रह्मा, शिव और विष्णु और सरस्वती, शक्ति और लक्ष्मी इस प्रकार से बटा हुआ है। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो जब मैं यस। इन मंत्रों को यूज करके इसकी एनर्जी उठाकर अपने भीतर डालता जा रहा हूं, अपने भीतर डालता जा रहा हूं, तो मेरे भीतर मेरी मैस्कुलाइन प्रॉपर्टीज और फेमिनाइन प्रॉपर्टीज में चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जब हम इस प्रकार से अपने अपने सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये एक सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन है जो हो रही है। और वो जो एनर्जी है उसके हम बीज मंत्र बना लेते हैं। मैंने मान लीजिए जैसे मैंने स्त्री और पुरुष इसका एक बीज मंत्र बनाना है, मैंने इन दोनों टर्म्स को कंबाइंड करा, और कंबाइंड करने के बाद मैंने सबसे पहले तो मेरा एक स्टैंडर्ड तरीका है कि श और क्ष को एक साथ कर दिया, उसके बाद नीचे र लगा दिया, ऊपर र लगा दिया। ठीक है जी, अब मेरे पास क्या क्या बचा? प और त। इसको मैंने प और त इसको लिख दिया। अब क्या बचा यहाँ पे? ऊ की मात्रा है तो व, और ई की मात्रा है तो य। ये मेरा बीज मंत्र बन गया पत्व यक्षिणी। अब इसको अपने सामने जो कॉपी पेंसिल है आप उस पर लिखिए इसको रेड कलर के पेन से। सर फर्स्ट वाला कौन सा अक्षर है सर? प, आधा प, आधा त। और उस प के एग्जैक्ट नीचे ही वो त लिख रहे हैं हम लोग? ऐसे लिखेंगे ना प और त को? अच्छा। प और त हमेशा ऐसे लिखा जाता है। ओके। तो प और त के बाद आधा व, आधा य और श्री। अनुस्वार की मात्रा भी कर दीजिए यहाँ पे। श्रीम। फिर वो। हाँ, तो पत्व और श्रीम यही हो गया ना। ओके। पत ओके। मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ? मैंने से बोला प्रोनाउंसिएशन के तौर पे पत्व यशक श्री ऐसे हो गया, या फिर यश्री। इनको अलग ओके। अलग ना प्रोनाउंस करके एक प्रोनाउंसिएशन कर लेंगे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। श्रीम, ये श्रीम लिखा हुआ है एक तरीके से, हाँ। पार्ट ये श्रीम है। ये पत्व, पत्व य है ये। प त व पत्व य श्रीम। पतो या श्रीम। हाँ, ओके। क्योंकि मेरे वाले प्रोसेस में चैंटिंग नहीं होता, उसको लिखना होता है। हाँ। तो अब इसकी एनर्जी लिफ्ट करिए और अपने अंदर डालिए, और ऐसे डालिए जैसे कि आप अपने 108 वो मर्म पॉइंट्स को ध्यान करके और उन सब में डाल रहे हैं। तो पहले अपने आप को ऑब्जर्व करिए, और इस एनर्जी को डालने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व करा उसको देखिए। ओके।
यस सर। क्या ऑब्जर्वेशन? पहले तो वो मर्म पॉइंट सिर्फ ऐसे रेडिएटिंग लाइट वाले डॉट्स ऐसे ही दिख रहे थे, बट once you put this energy in a positive sense, it was like a fire energy, I mean golden, but it was like full on, बहुत पावरफुल एनर्जी थी। इधर उठाया इधर डाला, एकदम से आप जो है आपका एनर्जी सिस्टम चेंज हो गया। हाँ। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसको जब भी हम यूज करेंगे, सो वो फायर जो है वो मतलब जो हमारे अपने जो भी एंटिटीज हैं उसमें एकदम एक्सट्रीम एनर्जी आती है। हाँ, तो ये फायर एलिमेंट मतलब इट फेल्ट लाइक एज इफ जैसे आग एकदम तेज से जैसे बढ़ जाती है, वैसा वाला फीलिंग। मतलब हमारे अंदर जो है एक मैस्कुलाइन बॉडी है, एक फेमिनाइन बॉडी है, राइट और लेफ्ट हम्म। करके जिसको बोलते हैं ना, वो पामिस्ट्री वाले जो है कहते हैं अच्छा नहीं अपना लेफ्ट हैंड दिखाओ, लड़की है तो हम्म। राइट हैंड दिखाओ, लड़का है तो ऐसे करके हमारे हम्म। अंदर का जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है वो दोनों इंक्रीज होकर बैलेंस होते हैं इससे। ओके। तो अब उसको रिप्रेजेंट भी कैसे करा कि जो एनालिटिकल बॉडी जो है वो मेल है और जो इमोशनल बॉडी जो है वो फीमेल है। हम्म। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो उसका अगर एनालिटिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो मैस्कुलाइन व्यक्ति को हम बोलेंगे कि ये उसके लिए गुड प्रॉपर्टी है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए एनालिटिकल बॉडी का बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। और जब हम एक फीमेल को देखते हैं तो हम बोलते हैं कि उसका जो है इमोशनल बॉडी का जो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, सो दैट कि उसके अंदर एम्पैथी एज ए क्वालिटी उसी के अंदर होती है। तो तो जब वो दोनों के दोनों कंबाइंड होकर बैलेंस होते हैं तो एक परफेक्ट पर्सनालिटी बनती है। एंड सेम अगर मान लीजिए कोई महिला जो है वो उसकी एनालिटिकल बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए तो उसके अंदर मैस्कुलाइन प्रॉपर्टीज बढ़ जाती हैं। अगर किसी आदमी को बहुत ज्यादा इमोशनल बना देते हैं तो उसके अंदर फेमिनाइन प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है। तो ये बैलेंस होना चाहिए। तो जब आप इस बीज मंत्र को ध्यान करते हैं, इसको अपने अंदर डालते हैं, तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जो एलिमेंट मिसिंग होता है वो जागृत हो जाता है। कोई एलिमेंट अगर बहुत बढ़ा हुआ है तो वो अपने आप को सबसाइड कर लेगा। बट द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस बीज मंत्र इज ये एनर्जी को क्रिएट करता है। तो इस कारण से इसके अंदर ये एबिलिटी है कि ये उस पार्ट को अंदर इन्वोक कर देता है। अब मान लीजिए आपकी बॉडी में जो है वो इमोशनल या एनालिटिकल कोई सा भी एलिमेंट मिसिंग है तो ये क्रिएट कर देगा उसे। एक बात, दूसरी बात है कि ये एनर्जी क्रिएटेड हो, मतलब आपको सिर्फ बार बार इसको ध्यान करना है। जैसे ही आप ध्यान करोगे ये एनर्जी क्रिएट होती चली जाएगी। तो जब आप इसको डालें तो अपने में डालिए, हस्बैंड में डालिए, घर के वास्तु पुरुष में डालिए, तो आप देखेंगे कि घर और जो पूरा पार्ट है उसके अंदर बैलेंस एनर्जी इमर्ज होनी शुरू हो जाएगी चारों तरफ से। तो जो भी है वो बैलेंस होता जाएगा। तो ओके। इट एक्ट एज ए बेस्ट टूल फॉर यूजिंग फॉर रिलेशनशिप डेवलपमेंट। ओके। तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। बट मूल में क्या है, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त है भी मूल में। श्री सूक्त में 16 श्लोक के अंदर जो लिखा हुआ है, पुरुष सूक्त में 16 श्लोक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, उनको मर्ज करने के बाद जो कुछ भी है वो मेरे भीतर इन्वोक हो। तो भगवान ने जब मेरी मैन्युफैक्चरिंग करी तो हो सकता है मेरी यूनिक प्रॉपर्टीज में उसने एक मैजिक मिक्सचर डाल दिया, बट मुझे वो मैजिक मिक्सचर चाहिए जो उस क्रिएटर के अंदर है, जो अपने आप को श्री और पुरुष सूक्त के तौर पे डालता है। जब आप इस इंटेंशन के साथ अपना हीलिंग करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा, और जब आप इस तरह से हीलिंग करें तो साथ के साथ ये इमेजिन करिए कि पूरी दुनिया में जितने भी फैमिलीज हैं, मतलब जिन दो लोगों की शादी हुई है उनके अंदर ये एनर्जी आए। तो अब आपने क्या करना है, आंखें बंद करनी है, इमेजिन करना है पूरे दुनिया में जितने भी कपल्स हैं उनको इमेजिन करिए और उनके अंदर इस बीज मंत्र की एनर्जी डालनी है, श्री सूक्त और पुरुष सूक्त को इमेजिन करके कि जो कुछ भी स्त्री सूक्त में या पुरुष सूक्त के अंदर है वो 16-16 श्लोक मर्ज होकर जो 16 श्लोक आए, उसका जो ये बीज मंत्र बना वो शक्ति उनके 108 मर्म पॉइंट्स में हमें डालनी है।
यस सर। जी, क्या ऑब्जर्व करा आपने? सेम, इट वाज few radiating spots पहले, but once you keep adding this energy, it it just shows fire, मतलब not burning, मतलब fire जैसा ही feeling, it's a golden light, but वे इट्स शोन ऐसा लग रहा है कि ये है, फायर है, इट्स लाइक दिस, एंड लिटरली ऐसा लग रहा है कि फायर ही है वो। मतलब ओके। इतना फास्ट है। और हमें जहां कहीं भी कोई भी इश्यूज आते हैं हम उन सबको रिजॉल्व कर सकते हैं। सो जब हम्म। बहुत ज्यादा एनर्जी होता है तो आप कितनों को भी देते जाओ। आपको सिर्फ इतना इंटेंशन प्लेस करना है कि ये हर कपल जो बना है, हम्म। इसको बनाने मतलब उसको कपल की फॉर्म तक पहुंचाना जो है वो डिवाइन इंटेंशन था, वरना इनकी शादी होती ही नहीं। हम्म। तो जहां ईश्वर की इच्छा है मैं उस इच्छा को ही हील कर रही हूँ। हम्म। तो जो ईश्वर की इच्छा है अगर वही आपकी इच्छा हो जाती है तो वो इच्छाएं जल्दी पूरा होना शुरू होती है। हम्म। तो एज अ रिजल्ट ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सारे कपल्स के बीच के बॉन्ड को इम्प्रूव कर देता है। हम्म। जितने इम्प्रूव्ड बॉन्ड्स होंगे उतना ही अच्छा फैमिली सिस्टम होगा, उतनी अच्छी एनर्जी होगी। यस सर। तो हम सब जो कुछ भी कमाते हैं, मैं एक बड़ा मजेदार सा एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं उन दिनों दिल्ली में रहता था, मयूर विहार में। तो मैं अपने किसी काम से जो है वो वहां पर गया कैनॉट प्लेस। अब दिल्ली में कैनॉट प्लेस पे क्या हो रहा था उस टाइम पर, सडनली बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई। तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था, तो मैंने देखा कि वो ऑफिस से ना लोग निकलकर अपने अपने घर जा रहे थे। तो वो जो कपल्स थे वो सब एक दूसरे के पास पास आ गए, कोई अम्ब्रेला निकालता है, कोई डायरी निकालता है, ऐसे करके वो सर पे, मतलब लड़का है तो वो लड़की के सर पे ऐसे करके, और वो दोनों साथ साथ जा रहे थे। मैं देख रहा ये बारिश देखो कैसा जो है एक प्रोसेस में इंटीमेसी को डेवलप कर रही है। फिर उसके बाद क्या देखा कि वो एक कपल जो है वो मोटरसाइकिल पर जा रहा था। तो वो मोटरसाइकिल वाला जो है वो जैसी बारिश हुए तो वो थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो गया, और लड़की एकदम से जो है उसने हग कर लिया। फिर तीसरी जगह दो लोग रिक्शा में जा रहे थे, तो वो वैसे हो गया। और मैं अकेला अपनी होंडा जैज में बैठ के, और मैं अकेला था तो मैं आरती को मिस कर रहा था उस टाइम पे। मैंने सोचा कि एक कंपेनियनशिप को एंजॉय करने के लिए आपको डिवाइस का कोई महत्व नहीं है। हमारे को मटेरियल गेन्स मार्केटिंग सिस्टम इस प्रकार से दे रहा है कि हम वो मटेरियल गेन को इतनी वो महत्व दे देते हैं, उसकी वजह से हम अपने बेसिक जो एलिमेंट्स हैं हम उसको इग्नोर कर लेते हैं। ये मार्केटिंग सिस्टम है। मतलब ये रील्स देखिए, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखिए, कहीं भी कुछ भी देखिए, हर चीज वो मार्केटिंग ड्रिवन है। उसमें दिखाते हैं एक लड़का जो है वो फरारी या लैम्बोर्गिनी लेकर आया, तो वो लड़की वहां पे खड़ी है, तो वो जैसे ही वो वहां पर आया तो लड़की कह रही है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। व्हाट इज दिस? तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट जो हमारे आसपास जो कंपनियां मार्केटिंग कर रही हैं, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली द ट्रूथ एलिमेंट इज मिसिंग। क्योंकि ये तो मैंने खुद ही अपने आप टेस्ट करा था कि मैं उस समय होंडा जैज को एंजॉय नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अकेला बैठा हुआ था वहां पर। तो जो कंपेनियनशिप है उसमें जो केयर है वो एनवायरमेंट ट्रिगर करता है, और वो एनवायरमेंट ही वो नीड जनरेट करता है। अब अगर आपको नेगेटिव मार्केटिंग इन्फ्यूज कर दी जाए तो आप अपने गलत डिसीजन मेकिंग को लेते हैं। तो जब हम कभी किसी भी व्यक्ति की हीलिंग करें तो हम बोलें कि ये गलत स्टेप्स, गलत डिसीजन मेकिंग इसके पास कभी ना आए। ही शुड बी ऑलवेज इंटेलिजेंट टू चूज बिटवीन व्हाट ही नीड्स द मोस्ट, या जो उसकी नीड को लॉन्ग टर्म सरफाइस करती है। तो आप देखेंगे कि छोटे छोटे कमांड्स को बोलने से, फॉर एग्जाम्पल बर्गर पिज्जा, उसकी बजाय दाल रोटी, शरीर का उसका एब्जॉर्प्शन कितना डीप रूटेड होगा, और बर्गर पिज्जा को खाने से उसका एब्जॉर्प्शन कितना वीक होगा। तो वो इंटेलिजेंट डिसीजन अपने लाइफ में ले, खाने में, पहनने में, उठने बैठने में, इंटरैक्ट करने में, हर जगह उसे इंटेलिजेंस की जरूरत है।
तो जब हम इस बीज मंत्र को उठाकर उस तरीके से अपने हर इंटरेक्शन को इंटेलिजेंट बनाना शुरू करते हैं, तब हम फिनोमिनल होते हैं। इसलिए आप हमेशा देखिए, कभी भी रिच एंड एफ्लुएंट का बच्चा जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं निकलता, जो पुअर है उनका बच्चा एक्स्ट्रॉर्डनरी निकलता है। उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि उसको नीड पता होती है, उसको प्राइड पता होता है, प्राइड का वैल्यू पता होता है। जिस बच्चे को सब कुछ मिला उसको सीखने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो बच्चों को सिर्फ देने के हिसाब से नहीं, अभाव के हिसाब से भी चीजों को सिखाना चाहिए। बच्चा के पीछे पीछे भाग रहे हैं, खाना खा ले, खाना खा ले, एक दिन उसे खाना सर्व ही मत करिए। वो चीखता हुआ है मुझे कुछ खाने को चाहिए, नहीं आज खाना नहीं मिलेगा, तुम रोज खाने की डिसरिस्पेक्ट करते हो, आज खाना तुमसे मिलना ही नहीं चाहता। आप शाम तक देखेंगे उसको जब खाना नहीं देंगे तो पहले वो लड़ेगा, छोटा बच्चा है तो नोचेगा, काटेगा, खाना क्यों नहीं देते हो, और फिर उसकी भूख जागृत होना शुरू हो जाएगी। हम क्योंकि अपने एक्शन को इंटेलिजेंटली परस्यू नहीं करते, हम उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं, एज अ रिजल्ट उसको लगता है खाना उसके पीछे पीछे आएगा। तो ये पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो बच्चों को हर तरीके के सिचुएशन को कैसे फेस करना है वो सिखाएं। मान लीजिए आपकी बेटी है, तो आपने बेटी को आप ये तो बताएंगे ना, कभी किसी शहर में अकेले जाओगे तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है। सो ये चीजें आपको देखनी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि हर समय तो पेरेंट या कोई भी व्यक्ति आपके साथ हो नहीं सकता। तो आपको पब्लिक बिहेवियर किस तरह से करना है सो दैट यू शुड स्टे प्रोटेक्टिव। तो ये छोटे छोटे इंटरेक्शन को अपनी लाइफ में रिकॉर्ड करिए कि हाँ मुझे ये अपने बच्चों को ये चीज सिखानी है, मेरी ये स्ट्रेंथ है, मुझे ये चीज उनको वैसे ही समझानी है। तो आपको स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, इसके हिसाब से सोचने का पार्ट आपको पता है कैसे सोचना है, बट आपको आपकी स्ट्रेंथ नहीं पता होगी। तो जब आप अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करेंगे तो वो कब किसने आपके भीतर डेवलप करी, इसको नोट करिए अपनी एक नोटबुक बनाकर। और फिर ट्राई टू मेक इट श्योर कि आप अपने बच्चों में वो क्वालिटीज डालें, या किसी का भी कोई बच्चा आपके पास में आए उसके अंदर वो क्वालिटीज आए, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ बनी। एंड स्ट्रेंथ क्या होती है एक मिनट बताएंगे? स्ट्रेंथ क्या होती है? सिचुएशनल है सर स्ट्रेंथ कैसे, मतलब इट्स जस्ट नॉट द फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ तो एक एस्पेक्ट है बट ओके, लेट मी हेल्प यू। बट आई एम नॉट एबल टू फॉर्मुलेट इट सर। आपको लिख लीजिए अपनी नोटबुक में कि मेरे को स्ट्रेंथ टर्म को आइडेंटिफाई करना है। आंसर तो मैं अभी बता ही रहा हूं, बट जब आप स्ट्रेंथ को इंग्लिश की टर्म के तौर पे यूज करेंगे तो इन फ्यूचर आपको वो यूसेज हमेशा पता हो। स्ट्रेंथ इज योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन। आप जितनी बार भी कोई काम करती हैं और वो पिछली बार से बेटर तरीके से करते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है। मैं मेरी बात समझा पाया? आप मान लीजिए रोटी बनाते हैं, आपकी रोटी जो है वो रोज गोल होती है विदाउट एनी एफर्ट, इट इज योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन। हम्म। दूसरे व्यक्ति को बोलिए, वो वैसी गोल रोटी नहीं बना सकता जितनी बार भी आप उससे बनवाए। तो हम्म। आपको अपने भीतर उन सारे एक्शंस को आइडेंटिफाई करना होगा विच आर योर बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शंस। हम्म। जब तक ओके। आप सेल्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे तब तक आप हम्म। ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यू हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ योर्स। हम्म। तो अपनी लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ लिखिए, फिर अपने हस्बैंड की लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ लिखिए, फिर अपने हम्म। बेटे की लिस्ट ऑफ स्ट्रेंथ लिखिए, और फिर ये देखिए कि कितनी स्ट्रेंथ आपके बेटे में है जो आप दोनों में नहीं है, कितनी स्ट्रेंथ ऐसी है जो आप दोनों हस्बैंड वाइफ के अंदर है और आपके बेटे में नहीं है। तो जो आपके बेटे में स्ट्रेंथ आई है उसको आप दोनों जनों ने अपने अंदर डालना है, जो हम्म। आप दोनों की स्ट्रेंथ है बेटे में नहीं है उसको आपने बेटे में डालना है।
तो हम्म। एटलीस्ट आप दुनिया को मत देखिए, आप ये देखिए कि आप तीन जने जो हैं अपने आप में एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन बन जाएंगे। आपके लिए मुश्किल पार्ट ये होगा, जो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है उसको आइडेंटिफिकेशन करना मुश्किल होगा, फिर उसको कैसे सिखाएं दूसरे को। तो अपनी स्ट्रेंथ, मतलब हम सामने वाले की कमियां बड़ी जल्दी देख लेते हैं, बट अगर हमें अपनी कमियों को देखना है तो वो हमारे काम नहीं आएगा। जो काम आएगा वो अपनी स्ट्रेंथ को देखना काम आएगा, क्योंकि जब मैं मेरी स्ट्रेंथ को देखूंगा तो मुझे पता है कि मुझे किस जगह सबसे कम एनर्जी इन्वेस्ट करनी होगी। तो आप अपने प्रोफेशनल स्पेस को, पर्सनल स्पेस को दो पार्ट में बांट के कौन कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। सेम वे फॉर योर चाइल्ड, सेम वे फॉर योर हस्बैंड। तो आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब वो जो स्ट्रेंथ है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद हाउ टू इंप्लीमेंट दोज स्ट्रेंथ्स इन ईच अदर। फिर उसके बाद पॉइंट आएगा आपको कौन कौन सी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है। और ये हम एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? लेट सपोज पुट अ रैंडम टारगेट दैट यू वांट टू मेक योर फैमिली वर्थ 5,000 crore। ठीक है, हमारे को अपनी लाइफ टाइम के लिए मैक्सिमम 10 करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। हम पूरी जिंदगी जो है, एक अच्छा सा फ्लैट, एक अच्छी सी गाड़ी और हमेशा जेब में पैसे, ये हमें 10 करोड़ रुपए में मिल जाते हैं। तो पहली बात, हमें 5,000 करोड़ चाहिए ही क्यों? पर अगर 5,000 करोड़ चाहिए तो वो हम एक सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए लेते हैं कि हाँ हमारे को इतना पैसा इसलिए चाहिए सो दैट हम उस सोशल ऑब्जेक्टिव को अटेन कर सके। सोशल ऑब्जेक्टिव रिस्पेक्ट होता है या मीनिंगफुल टास्क होता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाऊं जिसमें कि सब लोगों के पास में ये एक बेसिक एक्सेस हो। तो वो नीड को आइडेंटिफाई करके उसके अगेंस्ट डिमांड सप्लाई बनाते, तो देन इट बिकम्स अ कमर्शियल मॉडल। उस कमर्शियल मॉडल में आप वही चीज स्प्रेड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला हल्दीराम ले लेते हैं। सो हल्दीराम इज प्रोवाइडिंग यू क्वालिटी फूड आउटसाइड योर होम। ये बात अलग है कि आज वो लिखता है कि पाम ऑयल डाल रहा है, तो मैं मेरे घर में पाम ऑयल नहीं यूज करता और आप मेरे को जो है इतना वो, खैर वो एक अलग पार्ट हो गया। बट जो ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑब्जेक्टिव से शुरू होते हैं बाद में वो उस ऑब्जेक्टिव पे नहीं चल पाते ड्यू टू दी कॉमर्शियल रीजन, तो इसलिए हम उस पर नहीं जाते। पर मैं ये ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि क्या आप 5,000 करोड़ के टारगेट को रखकर एज हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड, अब हो सकता है आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं कमा पाए, आपका बेटा 5,000 करोड़ कमाए, तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सेम वे जैसे कौशल्या ने राम को ध्यान के रख के उसकी अपब्रिंगिंग करी सो दैट कि वो अपनी लाइफ में किसी भी डोमेन में फेल ना हो, तो वहां पर उन्होंने राम को टाइटल दिया मर्यादा पुरुषोत्तम। ठीक है, और मर्यादा का इतना स्ट्रांग कि पूरी दुनिया का राजा बन गया, उसने पूरी दुनिया को मर्यादित कर दिया। तो पहले उसे मर्यादा पता होनी चाहिए, मर्यादा को कैसे दूसरे तक पहुंचाना है वो पता होना चाहिए। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? यस सर। तो आप जब इन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ, हस्बैंड की स्ट्रेंथ, बच्चे की स्ट्रेंथ, उसको लिस्ट डाउन करिए कौन कौन सी स्ट्रेंथ कंपलसरी है इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए। हम्म। अब जब आपको ये पता चल गया कि कौन सी ऑप्शनल स्ट्रेंथ है, कौन सी कंपलसरी है, तो फोर्थ स्टेप आएगा ऑर्डरिंग ऑफ द स्ट्रेंथ। फिफ्थ स्टेप आएगा वो स्ट्रेंथ को ट्रांसफर कैसे करें और क्या टाइमलाइंस होंगे। सिक्स्थ स्टेप आएगा जब ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके घर की एनर्जी में कितना चेंज आया। देन यू विल बिकम मनी मैग्नेट्स। इट वोंट इम्पैक्ट यू, आप दुनिया के किसी कोने में जाइए पैसा हर तरफ से आपके पास आएगा। मैं मेरी बात समझा पाया? यस हमारी सर। और इस ये वाला जो आपने लिस्ट करवाने को बोला, उसके बाद हम उसमें ये तत्व या श्रीम डाल के
ये इन्वोक कर सकते हैं कि जहाँ पे भी हम एक दूसरे की कॉल स्ट्रेंथ को एक्सचेंज करके हम बैलेंस कर सके, वो उसमें भी यूज कर सकते हैं सर ये वो एनर्जी तो को। देखिए, हीलिंग को तो हम सबसे बाद में यूज करते हैं। सबसे बाद में, ओके। मैं हम्म। कभी भी हीलिंग को सबसे पहले यूज करने के फेवर में नहीं हूँ। मान लीजिए ओके। आपको जो है पीठ में दर्द हो रहा है, बैक एक है हम्म। आपको सीवियर। हम्म। अब आपने बोला मेरी हीलिंग कर दो, हम्म। तो मैं ये मानता हूं कि हीलिंग इज ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव अफेयर, वेरी एक्सपेंसिव। क्या कोई ऐसा तरीका है जिसको हीलिंग को यूज करे बिना क्या मैं अपना काम चला सकता हूं? तो मैंने कहा मैं अगर दीवार पे चिपक कर खड़ा हो जाऊं और अपने दोनों हाथ ऐसे चिपकाकर शोल्डर लेंथ पे रख लूं और अपने दोनों पैरों को जोड़कर मैं अपने आप को ऊपर उठाऊं ऑन द बेसिस ऑफ माई दो पैर में जो अंगूठे होते हैं उसको टारगेट करके, और मैंने अपने पैरों को जोड़ा और अपने दोनों हाथों को वॉल के साइज में शोल्डर लेंथ पे रख लिया। अब मैंने धीरे से अपनी एड़ी को ऊपर उठाना शुरू करा और सांस लेता रहा, गहरी लंबी सांस ली, तो मेरा पूरा जो बैकबोन थी वो खिंच जाएगी। जब वो खिंचेगी तो मेरे बैक एक का रीजन भी खिंच जाएगा वहां से, क्योंकि वो कोई ना कोई ब्लॉकेज होती है वो वहां से हट जाएगी। खिंचते ही जैसे ही मैं आप नीचे बैठेंगे 1 मिनट के बाद आप देखेंगे आपके बैक एक जो है कम हो गया। उसको दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, बैक एक डिसअपियर हो जाएगा। अब ये करने के बाद आप भले ही श्रीम की एनर्जी अपनी बैकबोन में डाल लीजिए, दैट इज फाइन, बट पहले फिजिकल कॉज आइडेंटिफिकेशन तो जरूरी है ना। अगर मैं हर चीज मंत्र से करूंगा तो मंत्र का सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा। पहले मुझे पता चले कि व्हाट इज माय परफेक्ट स्टेट। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? यस सर। रामचंद्र जी ने ये नहीं करा कि अच्छा मंत्र पढ़ा और ये वाली शक्ति जाके उसको मार दे जो कि जो मेरी पत्नी को ले गया। राम ने ये नहीं करा कहीं भी। फिजिकली गए, फिजिकली ढूंढा, फिजिकली उस एक्शन को परफॉर्म करा, फिजिकली एग्जाम्पल सेट करा। अगर वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को बुलाने की कैपेबिलिटी रखते थे तो वो उस अस्त्र शस्त्र को टारगेट करके चला भी सकते थे, पर वो नहीं करा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर पहले फिजिकली अपने आप को चेक करना चाहिए, फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है पूरे उसमें। मंत्र इज ए वेरी वेरी एक्सपेंसिव एनर्जी, मतलब वो मेरी लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होनी चाहिए। या बिल्कुल ऐसा हो कि मरने का समय आ गया, अब जरा मुझे वो वाली चीज। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे मैं उतना ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। तो मैं मंत्र को तब यूज करता हूं व्हेन इट इज माय लास्ट रिसोर्स, फर्स्ट रिसोर्स मानकर नहीं करता। अदरवाइज मुझे ट्रेनिंग करने की वो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ट्रेनिंग मैं इसलिए कर रहा हूं सो दैट कि मैं वो एसेंस को सामने वाले में इन्वोक कर सकूं, ताकि कल को कोई भी फैमिली आपसे कंसल्टिंग लेने आती है तो आप इस तरीके से उसको कंसल्टिंग देना शुरू कर दें, एंड यू बिकम कंसल्टेंट। ओपरा विनफ्रे क्या करती है? कंसल्टिंग करती है, कोई काम नहीं करती, सिर्फ कंसल्टिंग है। कंसल्टिंग के लिए उसके पास 1,000 लोगों का स्टाफ है, बट वो सिर्फ कंसल्टिंग करती है, बात करते हैं। तो मेरा कहने का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो हमारी एक स्ट्रेंथ पिक्चर बनेगी कि अब आने वाले 25 साल में मेरे को किस तरीके से काम करना है, कितना काम करना है, उसमें क्या क्या चीजें डालनी है, और मेरे रोल प्लेस क्या है। रोल प्ले एज ए वाइफ, रोल प्ले एज ए डॉटर, रोल प्ले एज ए मदर, role play as a sister, role play as an employee, role play as a business entrepreneur, role play as an organization head, role play as the managing director of my organization. There are immense amount of roles which one has to play. तो क्या उसके रेलिवेंट स्ट्रेंथ हमारे अंदर है या नहीं है? और जब वो स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे हम घर के हिसाब से वास्तु और ये सारी एनर्जीज बढ़ाते जाएंगे हमारे भीतर एक डिवाइन थॉट आएगा। सो मेरे गुरुजी क्या कहते थे, बोले बेटा 3 चीजें होती हैं, घर के वास्तु दोष, जन्म पत्री के उपाय और एक बड़ी आर्थिक योजना। जब तक ये तीनों नहीं होते तब तक कोई भी व्यक्ति एक्सेप्शनल नहीं बनता। तो जन्म पत्री मुझे पता है, उसके दोष हटाना मुझे पता है, वास्तु मुझे वो पता है, उसके दोष हटाना पता है।
लेकिन एक बड़ी आर्थिक योजना कैसे मैं किसी सामने वाले के अंदर इन्वोक करूं? सर आर्थिक योजना मतलब फाइनेंशियल प्लान। ओके, फाइनेंशियल, ओके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सर दिस वन, बिकॉज आई नो अभी थोड़ा क्लास का टाइम ही हो गया, बट अगर आप ये हेल्प कर सकें, क्योंकि एक बेसिक है, छोटे से सबके घर में क्या है पता नहीं, बट जनरल एक है, मनी का इम्पोर्टेंस। मनी को पाप की तरह देखा गया है, इट इज नेगेटिव। जनरली वो एम्बेडेड है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस, नॉट एवरीवेयर। सो वो एसोसिएशन ही नहीं है मनी के साथ, कि मतलब, तो वो कैसे, वो थॉट ही नहीं है, लगता है कि इट इज अ सिन। मैं तो चीजों को ना बड़े सिंपल तरीके से ऑब्जर्व करता हूँ। मेरा क्या है, मुझे सबसे ज्यादा पैसा चाहिए लाइफ में पैदा होने से पहले। मतलब कि मेरे पेरेंट्स, मेरे प्रेगनेंसी वाला वो जो टाइम था मेरा, जब मैं मतलब मदर के वूम में था, उस टाइम से लेकर और मेरे मरने के बाद जो लास्ट राइट्स होते हैं कि मुझे नारायण बलि वगैरह इन सबकी जरूरत पड़ती है, मनी की इंपॉर्टेंस तो बहुत क्लियरली विजिबल है। मनी की डाइटी कौन है? लक्ष्मी माँ। हम लक्ष्मी जी की रोज पूजा करते हैं। हम्म। तो हमारे घर में, हर एक के घर में विष्णु लक्ष्मी ही नहीं होंगे, या कृष्ण लक्ष्मी, या जो भी हम टर्म्स यूज करते हैं लक्ष्मी जी के तौर पे, वो ही नहीं होंगे। आप ये देखिए, साउथ में, या फॉर दैट मैटर मुंबई से अगर मैं स्टार्ट करूं, मुंबई में महालक्ष्मी टेम्पल है। पूरे हम्म। देश में एक महालक्ष्मी टेम्पल मुंबई के अंदर है। हम्म। पूरे देश में सबसे ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी मुंबई के अंदर है। हम्म। उसके बाद लक्ष्मी जी के टेम्पल हैदराबाद में है, क्योंकि चार मीनार का एक पिलर जो है वो वैभव लक्ष्मी टेम्पल के तौर पर है। और जहां जहां मतलब हैदराबाद के आसपास बहुत सारी जगहों पे इंटीरियर्स में नरसिंह लक्ष्मी, वारा लक्ष्मी, ये सारे टेम्पल्स हैं। तो जब मैंने ये सब देखा तो आई रियलाइज कि जहां जहां लक्ष्मी जी के टेम्पल है वहां फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बहुत बढ़िया है। तो मुझे समझ में आया कि ब्राह्मणों को जो लक्ष्मी जी का श्राप है, इट इज बिकॉज कि वो सरस्वती की बात कर रहे हैं, लक्ष्मी की बात नहीं कर रहे। ओके। तो मैंने पूछा कि भाई, सरस्वती जी का तो चलो मैंने बीज मंत्र ढूंढ लिया, लक्ष्मी जी का बीज मंत्र क्या है? तो वो कोई डॉक्यूमेंट में लिखा ही नहीं था। श्रीम जो है वो सरस्वती जी का बीज मंत्र है, वो लक्ष्मी जी का बीज मंत्र नहीं है। तो जब मेरे को ये पता चला, तब मैंने फिर वो बीज मंत्र को स्टडी करना शुरू करा, और जैसे ही मुझे वो बीज मंत्र लक्ष्मी जी का मिला, आधा लक्ष बड़ी की मात्रा ऐसे करके, और मैं तुरंत समझ गया कि मैंने कहा अब जो है मैंने वो श्राप से मुक्ति पा ली, और मैं सबको ही श्राप से फ्री कर लूंगा। तो जब कभी मैं हीलिंग कराता हूं तो मैं सबको यही बोलता हूँ कि सबको जो है लक्ष्मी जी का पता चले। क्योंकि संस्कृत में इतने ब्यूटीफुल टर्म है, वो कहते हैं लक्ष्यते इति लक्ष्मी, जहां लक्ष्य है वहां पर लक्ष्मी है। तो अगर व्यक्ति के जीवन में लक्ष्य ही नहीं है तो लक्ष्मी कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए मैंने आपको बोला कि पहले एक लक्ष्य लिखिएगा जो आपकी बेसिक नीड से ऊपर हो, मतलब 5,000 करोड़ रुपए आपकी बेसिक नीड से ऊपर है। आपने वो लक्ष्य फिक्स करा, तब जब आपका लक्ष्य फिक्स हो गया तो लक्ष्मी की तरफ आपका चिंतन बढ़ेगा। अगर लक्ष्य ही नहीं होगा तो आप लक्ष्मी का चिंतन कैसे करेंगे? और चिंतन में बड़ी पावर होती है। मतलब हमारे यहाँ पैसे कमाने को लेकर इतनी सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा तो मुझे जो है पहले पैन कार्ड देना पड़ेगा। और अगर मुझे 1 लाख रुपए से कम डालना है तो भी वो पैन कार्ड का एप्लीकेबिलिटी है। लेकिन जब मैं शेयर मार्केट इंडेक्स और इनके तौर पे जब पढ़ना शुरू करा तो मुझे पता चला कि अगर कोई व्यक्ति 1 करोड़ या उससे ऊपर की रकम डाल रहा है तो उसके लिए पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है इंडिया। ये ऐसा कैसा हो गया, उल्टा उल्टा लग रहा है थोड़ा सा, मतलब। अब मुझे समझ में आया कि हमारे देश में लॉ जो है उसमें एम्बिगिटीज है। एक एक चीज होती है हेज फंड्स। हेज फंड्स जो है उसके लिए पूरा हवाला सिस्टम होता है। पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कहीं से कहीं तक भी नंबर 2 में फंड्स को देना हो तो वो दे सकता है।
और पूरा नंबर 2 का मार्केट नंबर 1 से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। देन आई रियलाइज कि ये पूरा का पूरा जो है ये पार्ट तो बहुत डीप है, हमें वो पता ही नहीं। तो मैंने ये पार्ट पे काम करना शुरू करा कि हमारे को रिच एंड एफ्लुएंट बनने के लिए क्या क्या चीजें हैं उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा तो टर्म क्या यूज होते हैं, निर्धन ब्राह्मण। हर कहानी में ही आता है कि एक कहानी में क्या लिखा जाता है, एक निर्धन ब्राह्मण था। मतलब वो पैदा ही निर्धनता के साथ होता है, मरता भी निर्धनता के साथ है। क्यों? क्योंकि उसे लक्ष्मी जी का श्राप है। और ये ब्राह्मण क्या करता है, ये ऋषि परंपरा के तौर पे काम करता है, इसका सात्विक तरीका होता है जीवन जीने का, ये बच्चों को पढ़ाता है, ऐसे करके ये सारे जितने भी अच्छे काम है वो करता है। और ये तो पैदा ही श्राप के साथ हुआ है और ये श्राप के साथ ही मरेगा। मैंने कहा ये कहानी में कुछ ना कुछ लोचा है। फिर मैंने स्कैम पढ़ा कि मायावती के 50,000 करोड़ का स्कैम और इस फलाने व्यक्ति का इतने हजार करोड़। मैंने कहा ये इतने हजार करोड़ का स्कैम कैसे कर सकते हैं अगर इनको पैन कार्ड आधार कार्ड देना होता है। फिर पता चला इनको नहीं देना होता। फिर पता चला कि अच्छा। तो देन आई रियलाइज कि लॉ एंड ऑर्डर इज ए सीरियस क्वेश्चन मार्क इन दिस सिस्टम। उस क्वेश्चन मार्क के लिए हमारे सिस्टम में हमें ये बताएगा नहीं भाई ईमानदारी से चलो वरना पनिशमेंट मिलेगा। और जिसको पनिशमेंट मिलना चाहिए वो नीरव मोदी एंड कंपनी यहां से उठकर 50,000 करोड़ का स्कैम करके और इंग्लैंड में सेटल भी हो गए। तो रिच एंड एफ्लुएंट के लिए जो लॉज है वो फर्क है और पुअर के लिए जो लॉज है वो फर्क है। दस आई रियलाइज कि हमारे यहाँ सीरियस एम्बिगिटीज हैं हमें बड़ा बनने से रोकने के लिए भी। तब मैंने टारगेट करा कि मैं ऐसे 100 लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करूं जो कम से कम 500 करोड़ का विजन लेकर चले। तो मैं 50,000 करोड़ का विजन हंसते हंसते ले सकता हूं। और मैं मेरे काम पर लग गया, मैंने लक्ष्मी जी को ढूंढा, लक्ष्मी जी को जाना, लक्ष्मी जी को सब लोगों को बताना ही मेरा टारगेट है। तो मैं पूरे इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूं। तो इकोसिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यस, दिस इज माय बेस्ट परफॉर्म्ड एक्शन। और पैसा कमाने के लिए कोई पाप करने की जरूरत नहीं है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ लक्ष्मी जी का चिंतन करने की जरूरत है और अपनी इंटेलिजेंस को हर सेकंड हर चीज पे अप्लाई करने की जरूरत है। और मैं कल ही जो है मैं इस बात को अपने ग्रुप में बोल रहा था कि जिन लोगों ने लेवल 3 कंप्लीट कर लिया उनको मैंने बोला कि मेरे लेवल 1 और लेवल 2 की वीडियोस देखना जो मैं ये इनके साथ में कर रहा हूँ। मैंने कहा ये वो क्वेश्चंस आ रहे हैं जो आपके लेवल पर नहीं आए। तो दे वर सरप्राइज्ड। छोटी छोटी बात में मतलब इतना टाइम मैंने कभी इस स्लाइड के ऊपर लगाया ही नहीं। क्या रीजन था आई डोंट नो, बट एक स्लाइड में कितनी चीजें छिपी हुई है। और ये मेरा मतलब ये मेरी ऐसा मान लीजिए जैसे पूरे जीवन की कमाई है ये एक सिंगल स्लाइड, कि मैंने पूरी नॉलेज को कंसोलिडेट करके एक स्लाइड पर डिफाइन कर दिया। आप इसमें जो चाहें वो डाल सकते हैं, हर चीज से रिजल्ट निकलता है। ठीक है जी। तो लक्ष्मी जी के चिंतन में कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से फ्रीली जो है अपने 5,000 करोड़ के चिंतन को शुरू करिए आज से। और आज तो संडे है तो कोई वही दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी। चलिए।